राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। अमाना बहुत खुश थी। वह तनिष्क, जय, हर्ष, तनिष्क और जय सोफे पे बैठे थे। एक नौकर अमारा के लिए थाली लेकर आता है। अमारा दिया जलाती है और उसमें राखी रखती है। उस बीच मिनी शुगर, मिसेस जिंदल, मिस्टर जिंदल और अंकिता भी वहाँ आ जाते हैं। तंश सीढ़ियों के पास खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पे हमेशा की तरह सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसकी नज़र सोफे की तरफ बढ़ी जहाँ हर्ष, तनिष्क और जय बैठे हुए थे। अचानक हर्ष खड़ा हो गया और अपने फ़ोन को घूरते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे हेडक्वार्टर से बुलाया गया है, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहते हुए तुरंत जाने लगा, मगर अमारा जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त तंश को, जो फ़ोन पर बात कर रहा था, मुड़कर उसकी तरफ देखता है। उसकी नज़र जैसी अमायरा के हाथ पर पड़ी जिससे उसने हर्ष को पकड़ा हुआ था, उसकी मुट्ठी कस जाती है और उसकी आंखें लाल होने लगी। उसने फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अमायरा हर्ष को पकड़कर मुंह बनाते हुए बोली, बिग ब्रदर, आप नहीं जा सकते। मुझे राखी बांधने में 1 मिनट का भी कम समय लगेगा और आपको गिफ्ट देने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। हर्ष ने कोल्ड आवाज़ में कहा, पर 1 सेकंड की ही देरी मैं नहीं कर सकता। हर्ष फिर से जाने लगा, पर अमायरा ने उसे नहीं छोड़ा। जितना ज़्यादा वह सीन देखना, उतना ही ज़्यादा वह सनकी लगने लगा था। उसने 2-3 बार गहरी सांस ली और खुद को रोक सके। मिस्टर जिंदल कड़क आवाज़ में बोले, हेडक्वार्टर ने तुम्हें बुलाया है और मुझे ही इस बारे में नहीं पता। यह सुनते हर्ष रुक गया और तिरछी नज़रों से उन्हें घूरते हुए बोला, मिस्टर जिंदल, इट्स अर्जेंट एंड इट्स पर्सनल। अमायरा को परेशान देखकर मिस्टर जिंदल ने बहुत मज़ा आ रहा था। आखिरकार अमायरा ने उनकी 50% प्रॉपर्टी ले ली थी। वह गंभीर होकर बोले, हाँ मुझे याद आ गया, पर एक काम करो, पहले राखी बंधवा लो, उसके बाद चले जाना। गिफ्ट का क्या है, उसके लिए तो अमायरा इंतज़ार कर लेगी और उसने मेरी 50% प्रॉपर्टी ली है। क्या वह कितनी गिफ्ट से कम है? अमायरा मिस्टर जिंदल को इस तरह देखने लगी जैसे बोल रही हो, आपको तो मैं बाद में देख लूँगी। हर्ष मंद मंद मुस्कुरा रहा था और फिर चुपचाप सोफे पे बैठ गया। हर्ष ने अपने सिर पर एक सफ़ेद रंग का रुमाल रखा था। अमायरा उसकी आरती करती है और फिर टीका लगाते हुए हल्का सा चावल छिड़कती है। उसने रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन की राखी उसकी कलाई पर बांधी और मिठाई खिलाई। फिर वह अपने गिफ्ट की तलाश में इधर उधर देखने लगी। उसने जय और तनिष्क की भी राखी बांधी, लेकिन उसे कहीं भी गिफ्ट नज़र नहीं आया। पहली बार तीनों लड़कों को किसी ने राखी बांधी थी, इसलिए वो अंदर से खुश थे, खासकर जय। हर्ष खड़ा हो गया और अपने पैंट की जेब से हाथ डालकर बोला, ठीक है, अब मैंने राखी बंधवा ली, अब मुझे जाना होगा। हर्ष तुरंत वहाँ से चला गया। अमायरा उसे घूरते हुए बोली, मेरा गिफ्ट। लेकिन हर्ष जा चुका था। बेचारी उदास हो गई और फिर उम्मीद से जय और तनिष्क की ओर देखने लगी। मिसेस जिंदल अपने दोनों बेटों को घूरते हुए बोली, बताओ तुम दोनों क्या लेकर आए हो, और तुम दोनों गिफ्ट लाए भी हो या नहीं? अगर नहीं लाए हो तो अभी और इसी वक्त जाओ और गिफ्ट लेकर आओ। तनिष्क अपनी जगह से खड़ा हो गया। हल्का खांसते हुए शुगर से बोला, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। उसकी आवाज़ में ऑर्डर देने की झलक थी। शुगर उसे घूरते हुए बोली, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले अम्मू डार्लिंग को गिफ्ट देना चाहिए? तनिष्क आराम से बोला, हाँ तो हम यहीं घर में रहने वाले हैं, कहीं भाग नहीं रहे हैं। ये साल पूरा होने से पहले मैं इसे गिफ्ट दे दूँगा। इतना तो अम्मू इंतज़ार कर सकती है ना? आखिरकार उसमें बहुत सारा पेशेंस है। हमारा जल्दी से बोली, नहीं मैं इंतज़ार नहीं कर सकती और मुझे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तनिष्क उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अमायरा के रोकने से पहले तनिष्क शुगर को हाथ पकड़ा उसे ज़बरदस्ती लेकर चला गया। अमायरा जल्दी से जय का हाथ पकड़ लेती है और जिद करके बोली, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मैं बिल्कुल भी अच्छी बहन नहीं हूँ। जय को महसूस हुआ कि कोई उसे जानलेवा नसों से देख रहा है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी कांप उठी। उसने सीढ़ियों से उतर रहे तनिष्क जहाँ तनिष्क खड़ा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जय जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर अपना पर्स निकाल देता है और 10 रुपये का नोट अमायरा को पकड़ाते हुए बोला,
बच्चे ज़्यादा जिद नहीं करते और तुम इतने पैसों का क्या करोगी? इस 10 रुपए की कैंडी खा लेना। फिर वह जल्दी से चला गया। अमायरा का चेहरा रोने जैसा हो गया और वह पैर पटकते हुए मिसेस जिंदल से बोली, मॉम। मिसेस जिंदल हैरानी से बोली, ऐसा लगता है कि इन तीनों को सच में कोई काम है, पर तुम चिंता मत करो, रात होने से पहले तुम्हें जरूर तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। हमारा पलट कर तंश को देखती है, जो अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था। तंश उसके कंधे पे हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें रायचंद विला नहीं जाना? तुम बिग ब्रदर से वापस आकर भी हिसाब बराबर कर सकती हो। अपने बाकी भाइयों के बारे में सोचकर हमारा को थोड़ी राहत मिली और अभी भी पैसा कमाने का उसके पास मौका था। मिस्टर जिंदल के होठों पे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वे अपनी जगह से खड़े हुए और न्यूज़पेपर को मोड़कर रखते हुए अपनी कड़क आवाज़ में बोले, अगर मुझे पहले पता होता मुझे एक लालची बहू मिलेगी तो मैं अपने बेटे को कुंवारा ही रखता। हमारा तंश की शर्ट को पकड़कर एक बिगड़ी बच्ची की तरह बोली, हनी देख लो, मेरे चुप रहने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे भला बुरा कह रहे हैं। तंश घुसकर मिस्टर जिंदल को देखता है। मिस्टर जिंदल घड़ी देखते हैं और फिर उन्हें मिसेस जिंदल से सवाल किया, मनीषा कब तक आ रही है? मिसेस जिंदल कुछ कहती तभी तंश बिना भाव के बोला, वह इस वक्त इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, शायद रात होने से पहले वापस आ जाए। इतना कहते उसने मिसेस जिंदल की तरफ मोड़ा और अमायरा की कमर में हाथ डालते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मॉम हम रायचंद विला जा रहे हैं। मिसेस जिंदल अपना सिर हिला देती हैं। तंश अंकिता को एक नज़र देखते हुए वहाँ से जाने लगा। तभी अंकिता के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वह अपनी पकड़ फ़ोन पर मजबूत कर लेती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। मिसेस जिंदल ने देखा कि मिनी के अलावा अब वहाँ कोई नहीं था। वह जल्दी से मिनी का हाथ पकड़ खुशी से बोली, मिनी हर कोई बिजी है, मैं अकेली हूँ, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी तुम उसी छोटी लड़कियों में हमेशा शॉपिंग करनी चाहिए, तुम जैसी छोटी लड़कियों को, और नई चीज़ें खरीदनी चाहिए, वरना वह जय क्या पैसे इकट्ठा करके उनका पहाड़ बनाएगा। तुम्हें समय समय पर उसके पैसे लेने चाहिए, आखिरकार यह तुम्हारा अधिकार है। मिनी को याद आया कि मिसेस जिंदल ने अमायरा को क्या सलाह दी थी। वह याद करके अपने गले को साफ कर दिया और फिर अपना सर हिलाकर बोली, ठीक है मॉम, हम चलते हैं, वैसे भी मैं फ्री हूँ। मिसेस जिंदल खुश हो गई। तंश कार में बैठने वाला था, मगर अमायरा उसकी आस्तीन पकड़कर दांत दिखाते हुए बोली, मुझे बाइक से जाना है। तंश ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो अमायरा को परेशान नहीं करना चाहता था। इस छोटी सी चीज़ के लिए वह गैरेज में जाकर अपनी बुलेट लेकर आता है, जो नया मॉडल था। तंश अमायरा के पीछे बैठने का इंतज़ार करता है। वहीं इस्माइली, जो मिसेस जिंदल के साथ शॉपिंग पर जा रही थी, जैसे उसने बुलेट की आवाज़ सुनी उसके कान खड़े हो गए। वह मिसेस जिंदल के हाथ को अपना हाथ छुड़ाते बोली, दादी इस्माइली को जाना है डैडी के साथ। वह भागते हुए बाहर आ गई और जल्दी से तंश के पैरों को पकड़कर खुश होकर बोली, डैडी इस्माइली को भी जाना है। तंश उसे घूरता है और फिर उसे उठाकर आगे बिठा लेता है। एक्साइटमेंट के कारण इस्माइली चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई, जिससे पता चल रहा था कि उसे आगे बैठना कितना पसंद है। अमायरा तंश के कंधे पर हाथ रखकर पीछे बैठ गई। वे लोग जैसे ही निकले, तंश के पर्सनल कार्स कुछ बाइक से और कुछ कार से उसका पीछा करने लगे। वे जैसे ही रायचंद विला पहुँचे, केवल पहले से ही वहाँ मौजूद था। अमायरा ने उसे पहले ही वहाँ आने को कह दिया था। इस्माइली भागते हुए अंदर गई और एक्साइटमेंट में चिल्लाती, नानी, नानू। वह जैसी हॉल में पहुंची, सोफे पर नए चेहरों को देखकर तुरंत रुक गई। आदित्य एक्सप्रेशन लेस होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वह अपनी ठंडी नज़रों से इस्माइली को घूर रहा था। इस्माइली चलते हुए उसके पास गई और उसके सामने खड़ी होकर आंखें छोटी करके बोली, आपकी डरावनी आंखें बिल्कुल डैडी जैसी हैं, पर इस्माइली को डर नहीं लगता। इतना कहते हुए आदित्य की प्लेट में देखते हैं, जिसमें सिर्फ सलाद रखा था। वह उसमें से एक टुकड़ा उठाकर खाने लगती है। यह देखकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई। उसने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया किसी ने? इस्माइली उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली,
मतलब? उसे कंफ्यूज देखकर आदित्य न्यूज़पेपर एक साइड रख देता है और ठीक उसी वक्त अमायरा और तंश आ जाते हैं। आदित्य को देखते ही अमायरा जल्दी से तंश के पीछे छुप जाती है। मिस्टर एंड मिसेस जंदल रायचंद स्माइली को आवाज़ सुनकर नीचे आ गए थे। वे दोनों बहुत खुश लग रहे थे। अमायरा को देखते ही मिसेस जंदल जल्दी से आकर उसे गले लग जाती है और फिर उसका हाथ पकड़कर आदित्य के सामने आ गई। उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य, ये तुम्हारी छोटी बहन है और अम्मू, यह तुम्हारे बड़े भाई आदित्य हैं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम अपने भाई से कह देना। मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा क्योंकि तुम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो। आदित्य जानलेवा नजरों से अमायरा को घूर रहा था। तभी वह डेविल स्माइल करते बोला, नकल करने वाली छात्रा, तो तुम मेरी बहन हो। अमायरा और मिसेस जिंदल को कुछ समझ नहीं आया। मिस्टर और मिसेस जिंदल को कुछ समझ नहीं आया। मिसेस रायचंद ने डांटते हुए कहा, अपनी बहन के साथ अच्छे से पेश आओ। आदित्य दुष्ट मुस्कान के साथ बोला, एक नकल करने वाली छात्रा के साथ मैं और कितने अच्छे से पेश आ सकता हूँ। अमायरा का चेहरा पीला पड़ गया। वह मन में सोचने लगी, क्या बार बार उसे याद दिलाना जरूरी है? लेकिन उसने कोई चीटिंग नहीं की थी, बल्कि हर्ष ने अपना पेपर लिखवाया था। तो इस तरह से तो नकल करने वाली छात्रा कैसे बन गई? वह यह सवाल आदित्य से करना चाहती थी, मगर अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ नहीं बोली। आदित्य उसे अजीब नजर से देखते हुए मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान नहीं थी। हाँ, मुस्कान नहीं थी। तभी मिसेस जिंदल ने एक नौकर से कहा, जाओ जाकर अरमान को बुला लाओ। और नौकर जल्दी से चला गया। कुछ ही देर में सभी सोफे पर बैठे। केवल भी वहीं पर था। हमारा अरमान को देख रही थी, जिसकी नज़र सिर्फ अपने फ़ोन पर थी। अरमान ने एक बार भी अमायरा की तरफ नहीं देखा और न ही कोई हाल चाल पूछा। अपने पिछले जन्म को याद करते हुए अमायरा को कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था अरमान ऐसा ही है। वह केवल खुद से मतलब रखता था। अमायरा को थोड़ा अजीब लगा। उसने तीनों की आरती की और फिर राखी बांध दी और गिफ्ट के लिए लालची बिल्ली की तरह वहीं खड़ी रही। उसने केवल को घूरते कहा, मेरे गिफ्ट दो। उसकी आंखों में वार्निंग थी कि अगर केवल ने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। केवल हल्का सा मुस्कुराया और अपनी जेब से एक चाबी निकालकर अमायरा को दे दी। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, ये स्पोर्ट्स कार का लेटेस्ट वर्जन है और तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। अमायरा चाबी लेने ही वाली थी कि बगल में खड़े तंश ने जल्दी से चाबी लेकर अपनी जेब में रख ली और अमायरा को घूरते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं इसे संभाल कर रखूँगा। अमायरा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब वह अरमान और आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने एक नौकर की तरफ इशारा किया तो वह जल्दी से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया। उसने अमायरा को वह बॉक्स देते हुए कहा, नकल करने वाली छात्रा के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। अमायरा पहले तो खुश हुई, लेकिन जैसे उसने गिफ्ट खोलकर देखा, उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। उसमें किताबें रखी हुई थी। वह पीले पड़े चेहरे के साथ आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? 4 दिन लगे मुझे यह गिफ्ट चुनने में। इसे पढ़कर अगर तुम सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स ला सकती हो तो मैं तुम्हें ट्यूशन भी दे सकता हूँ। अमायरा ने उसे इग्नोर किया और अरमान के सामने खड़ी हो गई। अरमान ने जब अपने सामने किसी को खड़ा देखा तो उसने नजरें उठाई और अपनी कोल्ड नज़र में अमायरा को देखा और फिर कठोर आवाज़ में पूछा, व्हाट? अमायरा ने जल्दी से बोली, मेरा गिफ्ट। अरमान थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। उसने मिसेस रायचंद से पूछा, मॉम, ये गिफ्ट की बात कर रही है? मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है। अमायरा अपनी जगह पर जम गई और याद करने लगी कि उसे अपने पिछले जन्म में ढेर सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले थे, तो इस जन्म में उसे किसी ने कुछ क्यों नहीं मिला। वह अरमान की आस्तीन पकड़कर धीरे से बोली, भाई, क्या आपने मेरे लिए कोई भी गिफ्ट तैयार नहीं किया है, या फिर आप मुझे बाद में गिफ्ट देना चाहते हैं? अरमान ने अपनी आस्तीन की तरफ देखा जिसे अमायरा ने पकड़ा था। उसका चेहरा और भी ज़्यादा ठंडा हो गया, पर अमायरा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अमायरा ने रोने का मन कर रहा था। वह रोनी सूरत बनाकर मिसेस जिंदल से बोली, मॉम, देखिए ना, भाई मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। मिसेस जिंदल अरमान को डांटते बोली, अरमान, क्या मुझे तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें एक गिफ्ट लेना है अपनी बहन के लिए? क्या तुम अपनी इकलौती बहन के लिए गिफ्ट की
तैयार नहीं कर सकते? तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। इस्माइली, जो कब से ये सब देख रही थी, वह जल्दी से केवल की गोद में जाती है और अमायरा को देखते बोली, मॉम, इस्माइली को जगह भाई नहीं चाहिए। इस्माइली को केवल मामू जैसे खरीदे हुए भाई चाहिए ताकि गिफ्ट मिले। केवल की आईब्रो ऊपर हो गई। वह इस्माइली को घूरते हुए पूछता है, क्या तुम्हें बिकाऊ नजर आता हूँ? इस्माइली मुंह बनाकर बोली, मम्मा, बेबी कब आएंगे? इस्माइली को भी राखी बांधनी है। आप बेबी से कहिए ना, वह जल्दी आ जाए। आपकी टमी में 3 बेबी हैं। मुझे उसमें 6। इस्माइली के कितने भाई होंगे? इतना कहकर वह अमायरा के पेट की तरफ इशारा करती है। मिस्टर मिसेस रायचंद शॉक हो जाते हैं। अरमान और आदित्य भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। इनकी नज़रें अमायरा पर थी, लेकिन मिस्टर रायचंद की गुस्से भरी नज़र सिर्फ तंश पर थी। अमायरा अपनी जगह पर जम गई। वह घबराते हुए मन में बोली, हे भगवान इस्माइली, तुम क्या बोल दिया? अगर सबको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बेचारे मेरे छोटे से पति का क्या होगा? डैडी तो तलवार लेके उसकी गर्दन पर रख देंगे। वह तंश को देखती है, जो अपने पॉकेट में एक जेब में हाथ डालकर दबंग से खड़ा था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, जैसे उसका इन सब से कोई लेना देना ही ना हो। मिस्टर रायचंद अपनी भारी और कठोर आवाज़ में बोले, मिस्टर तंश वर्धन जिंदल, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने अंदाज़ा भी है? मेरी बेटी सिर्फ 20 साल की है। क्या यह सच है कि वह प्रेग्नेंट है? आदित्य और अरमान के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था और वे दोनों भी तंश को अब गुस्से से देख रहे थे। अरमान से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपनी जगह से खड़े होकर तंश के सामने आ गया। उसने तंश के कॉलर पर हाथ रखते हुए दांत पीसकर कहा, डैड ने कुछ सवाल किया है? मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था। तंश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसकी आंखों में एक साइको की झलक दिख रही थी। वह अरमान के हाथ को घूरता है और अजीब तरह से मुस्कुराकर बोला, साले साहब, आपके जीजा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके कॉलर को हाथ लगाए, इसलिए बेहतर होगा हाथ पीछे कर लो। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।